हेलो, सुप्रभात मित्रों, साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, परिवार में सभी के सुख शांति होगी और आपकी पढ़ाई अनवरत लगातार चलती रही होगी। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक था वर्ण विचार, उसकी हमने अब तक 2 क्लासें कर ली है। आज तीसरी क्लास में आपके सामने हाजिर हुए हैं। वर्ण विचार में हमने अभी तक साथियों भाषा और व्याकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भाषा और व्याकरण, हम वर्ण विचार का टॉपिक भाषा और व्याकरण जो लेकर चल रहे थे वो हमारे सामने प्रस्तुत है। इसमें हमने साथियों मित्रों भाषा के बारे में तो विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है ना। जो भाषा है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है पूर्ण रूप से। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के अंग कौन कौन से हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, आदि के बारे में हमने पूर्ण रूप से बातें कर ली है। तो आज हम थोड़ा सा इस व्याकरण तो बिंदु पर चर्चा करेंगे, क्योंकि व्याकरण बहुत लंबा है। केवल हम इस व्याकरण नाम पर चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, है ना। तो सबसे पहले यह है कि व्याकरण जो है वो होता क्या है। साथियों, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को सही तरीके से सीखने में हमारी मदद करता है। मैं देसी भाषा में कहूँ ना, तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को हमें सीखने में मदद करता है। और मैं यदि सीधा कहूँ कि व्याकरण भाषा को नियमित करता है, संतुलित करता है और अनुशासित करता है। तो सबसे पहले तो व्याकरण शब्द बना कैसे है। व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, प्लस में और ये अन लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर संधि हुई तो क्या बना मित्रों, वया बना। और ये कै, ये इसमें प्रत्यय जुड़ा तो ये अण है। हिंदी में एक नियम है कि र, श और री के बाद में न आता है ना, तो वो किस में बदल जाता है भाई, अण में बदल जाता है। तो ये व्याकरण शब्द है, इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, वी और आ, अन प्रत्यय लगा हुआ है और इससे बना है हमारा व्याकरण शब्द। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो क्या करता है भाई, भाषा को नियमित करता है, संतुलित करता है। व्याकरण ऐसा शास्त्र है व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को नियमित करता है, संतुलित करता है और अनुशासित करता है। इसे हम क्या कहते हैं भाई, व्याकरण कहते हैं। यानी हमारे पास भाषा है, भाषा हमें किस प्रकार बोलनी है, भाषा का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ कौन सी शुद्ध भाषा है, कौन सा अशुद्ध शब्द है, वाक्य, यानी सारी प्रकार की जितनी भाषा होती है, भाषा के तत्व है, सब प्रकार को नियमित और संतुलित करने का काम कौन करता है, व्याकरण करता है। तो मित्रों, व्याकरण के बारे में हमने थोड़ा जान लिया है। इसके बारे में हम यूँ कह सकते हैं व्याकरण को कि व्याकरण वह शास्त्र है, और भी कह सकते हैं हम इसको, जो शब्दों की व्याख्या करता है ना। व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों की व्याख्या करता है और हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताता है, और व्युत्पत्ति के बारे में बताता है। तो वो क्या कहलाता है भाई, व्युत्पत्ति के बारे में बताता है, वह व्याकरण शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, व्याकरण शास्त्र कहलाता है। तो ये था व्याकरण के बारे में छोटी सी बातें, यानी व्याकरण शब्द किन से मिलकर बना है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा, नॉर्मल सी बातें हमने व्याकरण के बारे में जानी। अब हम ना जो मूल बिंदु जो हम लेके चले थे कल, जो
अपना टॉपिक लेके चले थे। वर्ण विचार जो मुख्य धारा में हम इसको पढ़ने जा रहे थे वो हम आज शुरू करते हैं। वर्ण विचार यानी वर्ण विचार जो हम बिंदु अपना शुरू किया था वो आज हम करने जा रहे हैं। एक आपको और मैं जानकारी दे दूं मित्रों, आपको बड़ा हर्ष होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो सके। तो मैंने आपको कहा था कि शिक्षण विधियां हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, है ना। आपको मैंने बताया था कि शिक्षण विधियां है वो जल्द ही हम क्या करने जा रहे हैं भाई, शुरू करने जा रहे हैं। तो शिक्षण विधियों के बारे में आज हमारा पहला क्लास होगा, पहली क्लास होगी, वो लाइव आएगी भी। शाम को 4:15 बजे क्या करेंगे हम, शाम को 4:15 बजे विधियों की क्लास को लाइव लेके आएंगे। इसमें होगा क्या, आरपीएससी ने जो 2024 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम लिया था उसमें जो शिक्षण विधियों के प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को आज हम लाइव चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियों के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों की हम लाइव चर्चा करेंगे, है ना। तो आप हमें साथ जुड़ना, लाइव जुड़ना। आज मित्रों पहली बार हम लाइव आ रहे हैं तो आपका प्रेम, आपका जो प्यार है वो हमें लाइव में दिखाना आप सभी। तो 4:15 बजे लाइव जरूर आना। हम शिक्षण विधियों की क्लास लाइव लगाएंगे, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आपस में बातें करेंगे, है ना, और शिक्षा के बारे में खूब सारी बातें करेंगे, है ना। तो 4:15 बजे आप सभी लाइव आना और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी शेयर करेंगे। और 4:15 बजे आज शाम को, रविवार शाम 4:15 बजे हम लाइव मिलते हैं, है ना। तो ये हमारा एक था छोटा सा, आपको अपने जानकारी दी शिक्षण विधि की क्लास के बारे में। अब हम अपने मूल बिंदु पर लौटते हैं, वर्ण विचार। वर्ण विचार हम सबसे पहले तो बात करते हैं भाई वर्ण की, यानी वर्ण होता क्या है ये तो हमने चर्चा कर ली है भाषा में ना। भाषा के अंगों के बारे में हमने बात की थी, भाषा के आधारभूत तत्वों के बारे में जब हमने बात की थी ना, तो हमने ये जान लिया था कि वर्ण क्या होता है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि वर्ण के प्रकार हम कितने मान सकते हैं। वर्ण के हम प्रकार भाई 3 लेते हैं। कितने लेते हैं प्रकार वर्णों के, 3 प्रकार वर्णों के लेते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से वर्णों के आप सबको पता ही होगा, है ना। तो आपको पता है तो बताएं वर्णों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला होता है हमारा वर्णों का प्रकार स्वर होता है। दूसरा प्रकार हमारा होता है व्यंजन होता है। और तीसरा कौन सा होता है मित्रों, बताओ आप सभी, हमारा तीसरा प्रकार कौन सा होता है, आप बताएंगे। पहला हमारा प्रकार कौन सा होता है, स्वर होता है। पहला प्रकार हमारा है स्वर। दूसरा हमारा प्रकार है व्यंजन। और तीसरा हमारा प्रकार कौन सा होता है मित्रों, अयोगवाह है। कौन सा होता है, अयोगवाह। यानी ये हमारे जो 3 प्रकार हैं ये वर्णों के प्रकार हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। अब कुछ साथी 10 स्वर मानते हैं, री को स्वर नहीं मानते, या कुछ 12 बोलते हैं, री डबल मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बात करते हैं देवनागरी लिपि सुधार संस्थान है ना, केंद्रीय हिंदी अकादमी की, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे वर्ण और स्वर कितने होते हैं, कुल कितने माने गए हैं, प्रमाणिकता की बात करेंगे हम। ये नहीं है कि किसी भी गाइड को उठा लिया और यूं ही बता दिया, बिल्कुल नहीं है। मैं जो यहाँ बात करूंगा आज बिल्कुल प्रमाणिक बात करूंगा। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान ने देवनागरी लिपि सुधार के माध्यम से वर्णों को कितना माना है, वो लेटेस्ट बात करूंगा मैं 2025 की, है ना। तो स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। कौन कौन से होते हैं 11, आप सबको पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि हमारी क्लास है वो बिल्कुल नॉर्मल स्तर से हम शुरू करने जा रहे हैं ना, शुरू की है तो विस्तार से पढ़ेंगे, तो हमें भागना नहीं है ना, आराम से पढ़ना है। आराम से आप लोग हमारे साथ बने रहें तो हम बहुत कुछ करेंगे। बस आपको बने रहना है, आपको पढ़ते रहना है और आपका प्यार हमें देते रहना है। ये स्वर हैं, ये 11 हो गए भाई। तो ये 11 स्वर है, ये हिंदी में
प्रमाणिक माने गए हैं। कितने स्वर माने गए हैं? 11 स्वर। याद रखना, ये जो 11 स्वर आपके सामने लिखे हैं ये 11 ही स्वर होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन मूल रूप से तो होते हैं भाई 33 व्यंजन। कितने होते हैं मूल रूप से? 33 होते हैं ना। 33 कौन कौन से हैं, हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं। हमारे सामने होता है पहला कै वर्ग, जिसमें 5 होते हैं। चै वर्ग में भी 5 होते हैं। टै वर्ग में भी 5 होते हैं। और तै वर्ग में भी 5 होते हैं। और पै वर्ग में भी कितने होते हैं मित्रों? 5 होते हैं। तो ये तो कुल हो गए, कितने हो गए? 25। और हमारे सामने ये होते हैं 4, और 4 ये होते हैं स, और है। 25 और 8 हो गए मित्रों 33। ये तो नॉर्मल बात है, जो मूल रूप से हमें स्वर व्यंजन चलते हैं वो की बात करते हैं। अयोग वाह्य हिंदी में कितने होते हैं? अयोग वाह्य हिंदी में होते हैं 2। कितने होते हैं अयोग वाह्य हिंदी में? 2 होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो मैं यह कहूँ अनुस्वार होता है। कौन सा होता है मित्रों? अनुस्वार, है ना, जिसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। एक होता है विसर्ग होता है। क्या होता है मित्रों? विसर्ग होता है, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। हम यूं कहें ना कि ये हम लिखते हैं बारहखड़ी के अंत में, ये दोनों क्या है? अयोग वाह्य है। ये दोनों क्या है? अयोग वाह्य है। अब बात करते हैं कि ये 33 हो गए, ये 11 हो गए, ये 2 हो गए, यानी 33 प्लस 11 प्लस 2, ये कितने हो गए भाई? 33 हो गया। कितने होते हैं? जोड़ता है क्या सबको? 44 होते हैं। 44 और 2 46। कितने हो गए भाई? 46। तो ये हो गए। अब बात है कि सर यदि प्रश्न ऐसा पूछ ले कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है ना, हिंदी में 4 माने गए हैं संयुक्त व्यंजन। क्या माने गए हैं? संयुक्त व्यंजन। कितने माने गए अभी संयुक्त व्यंजन हिंदी में? 4 माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं आप ये बताओ हमें। संयुक्त व्यंजन माने गए हैं हिंदी में 4, वो कौन कौन से हैं? अक्षय, त्रय, ज्य और श्रय। ये 4 जो है हिंदी में संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। कितने माने गए अभी हिंदी में? 4 ये हो गए। 46 हमने यहाँ किए थे, 4 और जोड़ दो, कितने हो गए भाई? ये 50 हो गए। कितने हो गए? ये 50 हो गए। अब इसका ये बनते कैसे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जल्दी चर्चा करेंगे मित्रों, है ना। इनके बारे में बहुत सा बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इसके बाद में हिंदी में 2 व्यंजन मानते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना। कौन से माने जाते हैं भाई? उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं हिंदी में 2। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये 2 हिंदी में क्या माने गए हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन माने गए हैं, है ना। तो ये कुल कितने हो गए अभी बताओ आप? 50 और 2 कितने हो गए? 52 हो गए। कितने हो गए? 52 हो गए। अब जहां प्रश्न आएगा ना, ये 2 और जोड़ दिए, यहां हो गए 52। महत्वपूर्ण जो बात है मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, कौन सी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है मित्रों, ये 2 जोड़ दिए, यहां हो गए 52। हिंदी में अभी एक विशिष्ट व्यंजन और मान लिया गया है भाई। क्या मान लिया गया है? विशिष्ट व्यंजन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, है ना, एलडीसी हो, पटवारी हो, 4th ग्रेड, जो बहुत बड़ा समुद्र राजस्थान में बहने जा रहा है, तो वो एक मैं विशेष रूप से आपको यहाँ लिख के बताऊं ना, तो वो है विशिष्ट व्यंजन। अब वो कौन सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि
ये अभी स्वीकार किया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, ये होता है, हम इसको बोलते हैं अड़े। ये हिंदी में विशिष्ट व्यंजन स्वीकार किया गया है भाई। क्या किया गया है? विशिष्ट व्यंजन स्वीकार किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, एग्जाम में आने की संभावना इसकी बराबर बनी रहेगी, क्योंकि अभी माना गया है, पिछले साल विशिष्ट व्यंजन माना गया है, अभी वर्तमान में तो ये एक नया प्रश्न बनता है हमारे सामने। और एक इसको जोड़ देते हैं, 52 में एक जोड़ दिया तो कुल कितने हो गए भाई? 53 हो गए। देवनागरी लिपि सुधार समिति के अनुसार, केंद्रीय हिंदी संस्थान के अनुसार, हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण स्वीकार किए गए हैं? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? 53 आना चाहिए, 53 है ना, 53। तो ये बात आपके समझ में आसानी से आ गई होगी। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मल प्रश्न है ना, हमें लगता है कि सर ये तो बहुत नॉर्मल, लेकिन ये प्रश्न 4th ग्रेड के लिए बहुत काम के हैं, 3rd ग्रेड के लिए बहुत काम का है। ये प्रश्न सीधा आ सकता है, कोई डाउट नहीं है ना। हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं अभी, अक्षय तृतीया इनके बारे में। तो ये कुल हमारे स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। व्यंजन कितने हो गए भाई? 33 हमने यहाँ पर कर लिए थे, 4 ये कर लिए थे, है ना, और कहाँ चले गए? 2 ये कर लिए थे और 1 ये कर लिया था, यानी कुल कितने हो गए? कुल हो गए 40। कितने हो गए? 40 हो गए। तो ये आपको बातें याद रखना है, महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें बोलना नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टडी में। हम यहाँ बात कर रहे थे ये जो संयुक्त व्यंजन है ना, कौन सी व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन जो हमारे सामने है, इनका निर्माण कैसे होता है? ये 4 हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, यानी संयुक्त है तो ये 2 से मिलकर बने होते हैं। किनसे मिलकर होते हैं? 2 से मिलकर बने होते हैं। तो ये मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है भाई? कै और शय से मिलकर बना है। ये मिलकर बना है तय और रै से। ये मिलकर बना है जय और य से। और ये मिलकर बना है शय और रै से। तो ये 4 जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? ये प्रश्न आता है प्रत्येक परीक्षा में। ये प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछते हैं, है ना, चाहे 2nd ग्रेड हो, 3rd ग्रेड हो, यहाँ तक कि 1st ग्रेड हो। कई बार तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसे प्रश्न नॉर्मल प्रश्न माने जाते हैं, लेकिन पूछ लेते हैं, और हम क्या करते हैं, कई बार तो ओवर कॉन्फिडेंस में, कई बार ओ पूछिए विषय के प्रश्न है, मैं कर दी 5 मिनट में, 1 मिनट में कर दी, आधे मिनट कर दी, गलत हो जाए। तो अपन ध्यान रखना है प्रत्येक चीज को, आराम हो पढ़ के प्रश्न करना है। नॉर्मल सा प्रश्न माने जाए, लेकिन नॉर्मल सा प्रश्न होते हुए भी इनमें सार छुपा होता है, तो ये प्रश्न हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है मित्रों, तो हम आगे चलते हैं। यानी हमने बात की थी स्वर और व्यंजन, थोड़ी सी हम तुलना कर लेते हैं स्वर और व्यंजन में। क्या कर लेते हैं अभी? स्वर और व्यंजन में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि होते क्या है। स्वर और व्यंजन में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो भाई, स्वर क्या होते हैं? स्वर मतलब वो ध्वनि होती है जो स्वयं ही उच्चरित होती है, यानी तो उसका उच्चारण क्या है? स्वयं हो जाता है। यानी हम तो बोलते हैं ना, तो बोलते समय जो हवा है ना, वो अबाध गति से बाहर निकल जाती है, उन्हें कहते हैं स्वर। यानी स्वयं उच्चरित होना क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। यानी हम यूं कहे कि स्वर है वो स्वयं उच्चरित होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं उच्चरित होते हैं। दूसरा क्या है स्वरों का? यानी जो इनके स्वरों में जो बोलने हैं, उच्चारण है, उच्चारण जो हवा हमारे मुख से निकलती है ना, वो अबाध गति से निकल जाती है ना, अवरुद्ध नहीं होता है। तो दूसरा है उच्चारण के दौरान वायु अबाध गति से
निकल जाती है। दूसरा क्या है, उच्चारण के दौरान वायु क्या है, अबाध गति से मुख से बाहर निकल जाती है ना। दूसरा, एक बात में स्वरों का उच्चारण क्या है, हम देर से कर सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं उनको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग क्या होता है, स्वरों का उच्चारण देर तक कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं भाई, स्वरों का उच्चारण देर तक कर सकते हैं। स्वरों का उच्चारण देर तक कर सकते हैं। ये तो बात है, हम स्वरों की बात कर लेते हैं ना। उसके बाद में स्वरों की बात करें तो सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं, है ना। सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर अलप प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। बताओ मित्रों, सभी स्वर क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं या नहीं। सभी स्वर क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं। सभी स्वर अलप प्राण होते हैं। ये कुछ हमारे सामने स्वरों की विशेषताएं थी, हमने जो बात कर ली। इसके बाद में व्यंजन की बात करते हैं। यहाँ ये स्वर तो क्या थे भाई, स्वयं उच्चरित हो रहे थे। स्वर क्या थे, स्वर स्वयं उच्चरित हो रहे थे, लेकिन व्यंजन कभी स्वयं उच्चरित नहीं होते। व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किनकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की, है ना। तो हम यूं कहें कि व्यंजन स्वयं उच्चरित नहीं होते, व्यंजन स्वयं उच्चरित नहीं होते, इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है भाई। क्या लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। दूसरा क्या होता है, यहां हमने कहा था कि उच्चारण के दौरान वायु अबाध गति से निकल जाती है। किसमें निकल जाती है, स्वर में, लेकिन व्यंजन में वायु अबाध गति से नहीं निकलती है। तो क्या करेंगे हमें, व्यंजन में वायु अबाध गति से नहीं निकलती है। ये दूसरी विशेषता होगी भी व्यंजन की, है ना। तीसरी विशेषता क्या थी, यहाँ था स्वरों का उच्चारण देर तक कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। क्या होता है, यानी व्यंजन का उच्चारण देर तक नहीं किया जाता। व्यंजन का उच्चारण देर तक नहीं कर सकते। चौथा बिंदु है कि व्यंजन क्या होते हैं भाई, स्वर तो क्या होते हैं, घोष होते हैं। व्यंजन घोष भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। व्यंजन घोष और अघोष होते हैं। पांचवा था, व्यंजन क्या होता है, अलप प्राण होता है या महाप्राण होता है। व्यंजन अलप प्राण भी होता है और महाप्राण भी होता है। तो ये था मित्रों, हमने नॉर्मल सी बातें जो स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है ना, वो जान लिया। और स्वरों की विशेषता क्या है ना,
व्यंजन की विशेषता क्या है ये भी हमने जान लिया था। तो इसके बारे में हमने बात कर ली है, नॉर्मल सी बातें थी। अब आप लोगों को मैं ये कहूँ कि अयोग वाह्य की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। अयोग वाह्य के बारे में नॉर्मल मैं आपको बताऊँ बोल के, अनुस्वार होता है एक प्रकार से अनुस्वार, हम जो पंचम वर्ण होता है ना, पंचम वर्ण के जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और विसर्ग का प्रयोग आपको पता ही है ना। जो एक प्रकार से मैं यूं कहूँ कि विसर्ग का संबंध संस्कृत भाषा ज्यादा है। हिंदी में बहुत कुछ एक शब्द है जो संस्कृत विसर्ग के रूप में चलते हैं, और विशेष रूप से हम विसर्ग संधि में इसका प्रयोग अक्सर कर लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वर के बारे में। आते हैं हम, कहाँ आते हैं भाई, स्वर के बारे में आते हैं। स्वरों के कुछ प्रकार पढ़ेंगे हम, है ना। स्वरों के प्रकार अलग अलग कितने कितने क्या होते हैं। तो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा अब स्वर। क्या रहेगा, स्वर। अच्छा, एक प्रकार से हम यूं कहते हैं कि भाई स्वरों की क्या होती है, मात्रा होती है। क्या होती है स्वरों की, मात्रा होती है। स्वरों क्या होती है अभी, मात्रा होती है। व्यंजन की कोई मात्रा मुद्रा नहीं होती है ना। तो मात्रा क्या कहती है, मात्रा किसे कहते हैं भाई, किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है ना, वो क्या कहलाती है, मात्रा कहलाती है। मात्रा क्या होती है, किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, समय को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है ना, उस समय को क्या कहते हैं, हमें मात्रा कहते हैं। मात्रा के बारे में आगे बात कर लेंगे हम, हिंदी में कितनी मात्रा होती है ना, दीर्घ होती है, लघु होती है, तो ये सब बातें हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्वरों का अलग अलग प्रकार से विभाजन कर लेते हैं ना, जो एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं ना। एग्जाम में प्रश्न जहाँ से पुट होते हैं, पूछे जाते हैं, वो होते हैं स्वरों के विभाजन या स्वरों के प्रकार। हम अनेक प्रकार से इनका विभाजन कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक लेते हैं नया बिंदु, स्वरों का विभाजन। क्या है भाई, स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन है, इसमें हम लेते हैं पहला उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर लेते हैं, पहला उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा प्रकार लेते हैं भाई, उत्पत्ति के आधार पर, यानी स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में हम पढ़ेंगे और स्वरों के प्रकार की चर्चा करेंगे। स्वरों की उत्पत्ति भी, उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों को कहना तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। मात्रा के हिसाब से भी उत्पत्ति के हिसाब से बांट सकते हैं, लघु और दीर्घ। यहां हम पहला करते हैं मूल स्वर। क्या है, मूल स्वर। हिंदी व्याकरण में जब स्वरों का, हम यूं कहेंगे व्याकरण का निर्माण हो रहा था, है ना, सबसे पहले हमारे सामने 4 स्वर थे, वो मूल स्वर थे। क्या थे, 4 स्वर थे, मूल स्वर थे, जिनकी उत्पत्ति में किसी भी स्वर का कोई योगदान नहीं था। मूल स्वर क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति में किसी भी स्वर का कोई योगदान नहीं, जिनकी उत्पत्ति में किसी भी स्वर का योगदान न हो, वो क्या कहते हैं, मूल स्वर। योगदान न हो, वो क्या होते हैं, मूल स्वर। अब बात कर लेते हैं हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, कितने मूल स्वर बताओ भाई। हिंदी में मूल स्वर हैं 4। कितने हिंदी मूल स्वर है, 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, पता है आपको सबको, क्या पता है, नहीं पता है तो देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में मूल स्वर 4 हैं, वो कौन कौन से हैं, वो 4 हैं ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर हिंदी में मूल स्वर माने गए हैं। इनको एकल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, एकल स्वर भी कहा जाता है। एकल स्वर यानी अकेले हैं ये,
इन्हें एकल स्वर भी कहते हैं। तो ये है हमारे सामने 4 हिंदी के मूल स्वर। कौन कौन से हैं? ए है, ई है, ऊ है और री है। कौन कौन से है? ए है, ई है, ऊ है और री है। ये तो है हमारे सामने एकल स्वर। उसके बाद में मूल स्वर थे। इसके बाद में हम यूं कहते हैं दूसरा कि ये तो क्या था, जिनकी उत्पत्ति केवल किसी भी स्वर का योगदान नहीं था, वो है। अब इसके बाद में हमारे सामने है कि जिनकी उत्पत्ति एक दो स्वरों के मेल से हुई है, वो क्या कहलाते हैं भाई? इनमें 2 प्रकार है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हम लेते हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर। क्या लेते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं, ई, ऊ, आ। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई और ऊ। ये 3 हमारे सामने क्या है? दीर्घ स्वर है। यानी ये हिंदी में दीर्घ स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं, वो 2 स्वर कौन कौन से हैं? आओ चर्चा कर लेते हैं इन पर भी। वो 2 स्वर हैं, ए है, वो ए प्लस ए से क्या बना था? आ बना था। क्या बना था? ए प्लस ए से क्या बनता है मित्रों? आ बनता है। यानी यहाँ पर ये सीधे सीधे हो गए 2 जो हमारे सामने ये स्वर है, इन 2 स्वरों से क्या बना? आ बना। ई का निर्माण कैसे हुआ? ई में ई का जुड़ाव हुआ तो क्या बना? ई बना। और ऊ में क्या हुआ? ऊ का हुआ तो ऊ बना। यहाँ पर जब हम आगे संधि पढ़ेंगे तब आपको इसका और बातें हो जाएगी क्लियर आपके, है ना। ए प्लस आ, ए प्लस ए, आ प्लस आ प्लस ए, सभी से क्या बनता है? आ बनता है। तो ये हम दीर्घ स्वर संधि में पढ़ लेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पर मोटा मोटा स्वरों के माध्यम से, ये 3 स्वर है, ये दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आते हैं। आ, ई और ऊ, ये 3 स्वर दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आते हैं। अब देखो ये री प्लस री बनने से डबल री बनता है, वो हिंदी में नहीं चलता, वो संस्कृत में चलता है। तो हम यहाँ पर इसको चर्चा भी नहीं करेंगे, है ना। जो हमारे हिंदी के अकॉर्डिंग है, हिंदी के अनुसार है, उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद में था हमारा नेक्स्ट लेते हैं बिंदु संयुक्त स्वर। क्या लेते हैं भाई? संयुक्त स्वर। अब देखो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में क्या अंतर है? दीर्घ स्वर तो क्या है? सहजातीय स्वरों के योग से बने थे। किसके स्वरों के योग से? सहजातीय। ये तो सहजातीय स्वरों के योग से बने थे। और जो ये संयुक्त स्वर है, ये विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। किससे बनते हैं भाई? विजातीय स्वरों के योग से। यानी ये हिंदी में कितने होते हैं? यहाँ हमने बात कर ली थी, दीर्घ स्वर होते हैं 3 और संयुक्त स्वर होते हैं 4। तो ये 4 कौन कौन से हैं? ये 4 है, ए, ओ, ऐ और औ। ये 4 हिंदी में क्या है? संयुक्त स्वर है, जो 2 विजातीय स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इनके ऊपर भी। ये किससे बनता है? ए बनता है ए और ई के निर्माण से, ओ बनता है ए और ऊ के निर्माण से, और ऐ बनता है ए और ए के निर्माण से, औ बनता है ए और ओ के निर्माण से। तो ये हमारे सामने 4 संयुक्त स्वर थे, जो अलग अलग विजातीय श्रेणी से स्वरों के मेल से बने हैं। तो ये था हमारा स्वरों के प्रकार। हम यूं कहें उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार है ना। तो ये आपको याद रह जाएगा कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि इनको यदि दोनों की बात कर लें तो इन्हें संध्या स्वर भी कहा जाता है। किस किस को? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर की हम बात कर लें तो इनको संध्या स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संध्या स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को। यदि हम 2 बात करें ना, 2 प्रकार माने, तो एक प्रकार हो गया मूल स्वर और दूसरा हो गया
संदेह स्वर, ठीक है। लेकिन ये दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ये बात आपके शायद क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें आपको, है ना। क्या प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, है ना। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम स्वरों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं प्रकार हम, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। किसके आधार पर है? नेक्स्ट अपना प्रकार है वो कौन सा है भाई? मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर स्वरों के हिंदी में 2 ही भेद होते हैं। हम यूं कहें ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। कौन से होते हैं भाई? ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। हम इसको कह सकते हैं लघु गुरु कह सकते हैं ना। तो ये हमारे सामने मात्राओं के आधार पर स्वरों के कितने भेद? 2 भेद होते हैं भाई, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है ह्रस्व मात्रा, इसको हम क्या कहते हैं? लघु भी कहते हैं। यानी ह्रस्व क्या होती है, लघु क्या होती है कि जिसमें बहुत ही कम समय लगे, यानी सबसे कम समय लगे, बोलते वक्त सबसे कम समय लगे, वो क्या होता है? ह्रस्व होता है। इनकी हमेशा एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है इनकी? एक मात्रा होती है, क्योंकि इनमें बोलने में समय है बहुत कम लगता है, तो उसकी मात्रा भी कितनी होती है? 1 होती है। ये हिंदी में कितनी होती है भाई? ये हिंदी में 4 होते हैं। हमने जो मूल स्वर कहे थे ना, क्या कहे थे? मूल स्वर हमेशा क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं। कौन कौन से थे वो मूल स्वर? यानी ए, ई, उ और री, ये हमारे सामने 4 मूल स्वर थे। और इन 4 मूल स्वरों की मात्रा भी कितनी होती है? 1-1 होती है। कितनी होती है? 1-1 होती है ना। इनको मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं, लघु कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इनको? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये था हमारा मात्रा के आधार पर का पहला प्रकार, ह्रस्व मात्रा ह्रस्व स्वर था। दूसरा हम बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग दीर्घ की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? दीर्घ की बात कर लेते हैं। ब भाग में दीर्घ मात्रा, इसको हम गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु भी कहते हैं। इनकी 2 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है अभी? 2-2 मात्रा होती है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो ये एक मात्रिक था, इसको हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? हमने जो संदेह स्वरों की बात की थी ना, हमारे जो जितने भी संदेह स्वर यानी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर जितने भी थी, सभी क्या होते हैं भाई? दीर्घ मात्रा वाले होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ मात्रा वाले होते हैं। यानी सीधी सीधी बात है, एक मात्रा वाले हैं वो केवल एक मात्रिक है, वो केवल स्वतंत्र है, किसी के योग से नहीं बने, किसी के योग से नहीं बने। तो मात्रा कितनी है? 1। जो हमने दीर्घ स्वर है, जो हमारे संयुक्त स्वर हैं, वो योग से बने हैं, है ना। दीर्घ स्वर सहजातीय योग से बने हैं और संयुक्त स्वर विजातीय योग से बने हैं। तो ये जब 2-2 से बने हैं तो इनकी मात्रा भी कितनी होगी? 2-2 होगी। जब ये 2 से बनी है तो मात्रा कितनी है? 2 है। और मूल स्वर किसी के योग से नहीं बनी है, स्वतंत्र है वो, तो मात्रा कितनी है? 1 है ना। याद रह जाएगी ना बात? ये याद रह जाएगी। तो कितने हैं हमारे सामने? यानी मैं बात करूं यहाँ पर दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ मात्रा कितनी है? आ की दीर्घ मात्रा है, ई की दीर्घ मात्रा है, उ की दीर्घ मात्रा है, ए की दीर्घ मात्रा है,
ए की दीर्घ मात्रा है, ओ की दीर्घ मात्रा है और औ की दीर्घ मात्रा है, यानी दीर्घ मात्रा वाले कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। हालांकि अयोग वाय की चर्चा हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन साथ में बता देता हूँ मात्राओं में आपको मैं कि जो अयोग वाह्य के 2 होते हैं, ये नए स्वर होते हैं, नए व्यंजन होते हैं, इनको अयोग वाह्य मानते हैं। अयोग वाह्य की मात्रा भी क्या होती है? दीर्घ होती है। मात्रा क्या होती है अयोग वाह्य की? दीर्घ होती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना साथ में, है ना। यही बता दिया मैंने, आगे और चर्चा कर लेंगे कि ये जो अयोग वाह्य है ना, इन अयोग वाह्य की मात्रा भी क्या होती है भाई? दीर्घ होती है। ये बात भी आप ध्यान रखना, आपको मैंने यही बता दिया है साथ साथ में ही कि अयोग वाह्य की मात्रा भी क्या होती है? दीर्घ होती है। इसके बाद में काफी आज गर्मी का आभास हो रहा है ना। पंखा कूलर सब फेल है, मौसम की इतनी ह्यूमस है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इतना ह्यूमस। चलो कोई बात नहीं है, आप सबका यदि साथ प्यार है तो ये सब जो भी गर्मी सर्दी आंधी तूफान इन सबको हम झेलते हुए लगातार बने रहेंगे, लेकिन आपको लगातार हमारे सामने बना रहना है। नेक्स्ट अपना प्रकार लेते हैं कोष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। किसके आधार पर स्वरों के भेद? कोष्ठाकृति के आधार पर। कोष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, यानी होटांग की आकृति है, किसी आकृति है आपन का होठ हो नहीं अंग आकृति है ना, होठ गोल हो क्यों है, तो बा आकृति की है नहीं, बा आकृति का आधार पर स्वरांगा भेद माना गया है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वरों के कितने भेद होते हैं भाई? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 भेद ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के? एक तो होता है वृत्तामुखी। क्या होता है? वृत्तामुखी, यानी मुंह क्या है? वृत्त के समान गोल हो जाता है ऐसे, ऊ ऊ अ है ना, वृत्तामुखी होता है। दूसरा होता है अवृत्तामुखी। क्या होता है? अवृत्तामुखी। तो ये 2 भेद हमारे सामने हैं। पहला भेद है हमारा, क्या होता है? वृत्तमुखी। क्या होता है भाई? वृत्तमुखी। वृत्त में 2 आता है ना, हाँ वृत्त में 2 आते हैं। वृत्त में क्या होता है कि ऐसे जो शब्द होते हैं जिनको बोलते समय होठों की जो आकृति है वो गोल हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? गोल हो जाती है। यानी हम होठों का उच्चारण जब करते हैं तो वृत्त के समान गोलाई में होठ अपने आप आ जाते हैं। वृत्त में क्या होते हैं भाई? जो हमारी औष्ठव है, औष्ठव का आकार उच्चारण के समय गोल हो जाता है। क्या हो जाता है? गोल, यानी वृत्त के समान हो जाता है। वृत्त के समान हो जाता है, यानी हमारे जो औष्ठव हैं, हमारे जो होठ हैं, उनका आकार क्या हो जाता है? इन स्वरों को बोलते इसमें वृत्त के समान, यानी गोल, गोल हो जाएगा, है ना। तो ये कौन कौन सी हैं? ये 4 ही है। कौन है? 4 है ये। कौन कौन से? ऊ ऊ ओ आओ। बोल के देख लियो भलाई। अम्मा बोलिया होठ गोल हो सी, कोई धक्का ना करे तो कहना की है। बाकी इनके बोलने से क्या होगा? औष्ठव है वो वृत्तमुखी हो जाता है। एक अपने और चलता है ना, ओ, ये ग्रहित स्वर मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? ग्रहित स्वर। ये ग्रहित स्वर है, इसमें भी क्या होता है? ये भी वृत्तामुखी होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रहित स्वर बोलते हैं। ये भी वृत्तामुखी होता है। दूसरा प्रकार इसका है अवृत्तामुखी। दूसरा प्रकार इसका है वह भाग है अवृत्तमुखी, यानी ये वो स्वर हैं जो औष्ठव उच्चारण के समय गोल नहीं होता है ना। इन स्वरों में क्या होता है? हमारे औष्ठव उच्चारण के समय गोल
नहीं बनते हैं, होते हैं। तो ये बाकी बच गए, कितने बच गए भाई? 7 बच गए। कितने बच गए? 7 बच गए। तो 7 को इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब कई जगह मिलता है कि ए है वो उदासीन होता है, ए में वृत्ताकार अवृत्ताकार कुछ नहीं होता, लेकिन ए है वो अवृत्ताकारी है ना। उदासीन का मतलब ये है कि उसमें कुछ, लेकिन ये तो मानना है, कंफर्म ही है हमारा कि मुंह है वो गोलाई में नहीं जा रहा है। तो गोलाई में नहीं जा रहा है तो किस में आएगा? अवृत्ताकार में आएगा। तो ये कितने हो गए जो बच गए सारे हमारे सामने? ए, आ, ई, ई, ए, री। ये हमारे सामने जितने बच गए वो क्या है? अवृत्ताकार। कितने हो गए ये? 7। यदि एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछ ले, बागली पूछने की संभावना नहीं है उदासीन वाला, तो ए कर देना, बाकी ऐसी संभावना नहीं है। तो आगे है अभी नेक्स्ट। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम सवरों को तो लगभग कर लेते हैं पूरा, है ना। सवर बीच में नहीं छोड़ते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लंबा देख लेना, है ना। उसके बाद में है सवरों का जीवा के आधार पर, यह इतना बहुत है। चलते हैं कुछ लंबा कर लेते हैं, है ना। जीवा के आधार पर और जीवा की मुख्य ऊंचाई के आधार पर। चलो 2 प्रकार, ये हम 3 प्रकार है, ये कल करेंगे ना, थोड़ा आज लंबा हो जाएगा टॉपिक मैटर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सभी को नमस्कार मित्रों, है ना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आज शाम रविवार, है ना, आज शाम रविवार को क्या है? क्या है भाई? आज 6 तारीख है। कितनी तारीख है? 6 जुलाई 2025 शाम 4:15 बजे, शाम 4:15 लाइव आएंगे। क्या आएंगे? लाइव आएंगे। शिक्षण विधियों के प्रश्न लेकर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 का एग्जाम था, उनके प्रश्न लेकर के आपके सामने लाइव आएंगे और लाइव चर्चा करेंगे। तो जुड़ना न भूले। विद्यापथ अकादमी यूट्यूब चैनल पर आप लाइव सभी जुड़े, अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।